आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं जमशेद कमर सिद्दीकी को आज तक रेडियो के खास इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर में। दिन भर वो जगह है जहां हम लेते हैं खबरों की खबर, यानी हर खबर का सटीक एनालिसिस बिना हंगामों के। तो अगले तकरीबन आधे घंटे रहिए हमारे साथ और जानिए कि क्या है आज के दिन भर में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज के पॉडकास्ट में हम किन खबरों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात होगी पंजाब की और जानेंगे कि सिद्धू और अमरिंदर सिंह के कद की लड़ाई के बाद अब आगे की राह क्या है कांग्रेस के पास। और उसके बाद आपको बताएंगे कि किसने कहा कि ब्रिटेन में जो कोरोना नियमों में ढील मिल रही है, अब उन्हें मास्क में भी ढील मिल रही है, पब्लिक प्लेसेस पर आज़ादी से लोग घूम सकते हैं, तो उस ढील में पूरी दुनिया के लिए खतरा छिपा हुआ है। ये किसने कहा आपको बताएंगे। और फिर लेंगे मुंबई की भारी बारिश का हाल और उसमें कितनी मौतें हुई, कितना नुकसान हुआ, वो सब आपको बताएंगे। और जानेंगे कि ऐसा मुंबई के साथ ही हर बार क्यों होता है, क्या वजह है कि मुंबई में हर बार बारिश से निपटने के जो इंतज़ाम हैं वो अधूरे रह जाते हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि मोबाइल फ़ोन पर कॉल रिकॉर्डिंग या हैकिंग का खतरा तो है ही, वो तो आप जानते हैं, लेकिन क्या बेसिक फ़ोन्स भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं या नहीं, इस पर हम बात करेंगे एक्सपर्ट से। लेकिन पहले सुनते हैं हेडलाइंस खुशबू से। शुक्रिया जमशेद। स्टेन स्वामी के निधन के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में आज उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान बेंच ने कहा कि स्टेन स्वामी की मौत की खबर सुनकर उन्हें भी धक्का लगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल स्वामी एल्गार परिषद केस में आरोपी थे। उन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। 5 जुलाई को 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। मोदी सरकार ने कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। ये बैठक शाम 6 बजे होनी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में सरकार सभी सवालों के जवाब देगी। पेगासस प्रोजेक्ट में अब तक के सबसे बड़े नाम सामने आ चुके हैं। द गार्जियन की खबर के मुताबिक पेगासस जासूसी की टारगेट लिस्ट में राहुल गांधी के अलावा राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी अशोक लवासा और वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग का नाम शामिल है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की जासूसी करवाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांगी है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। आज तक के सूत्रों के अनुसार 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी उत्तर प्रदेश में 4 विधान परिषद की सीटों के लिए जातियों के समीकरण का ध्यान रखकर ही सदस्यों को मनोनीत करेगी। दरअसल आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के दूसरे नेताओं की बैठक थी। योगी सरकार के 4 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त किया गया है। इसमें से सर्वाधिक कार्यवाही जनवरी 2020 से अब तक की है। और असम सरकार ने बकरीद को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि एक साथ केवल 5 लोग ही मस्जिद में नमाज अदा कर पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के 2 बड़े नाम, लेकिन दोनों के बीच पद और कद को लेकर जबरदस्त होड़ मची हुई थी। इस अंतरकलह के चलते पंजाब से लेकर दिल्ली तक कई बार मीटिंग्स हुई। बड़े उहापोह के बाद आला कमान ने एक रास्ता निकाला। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी। कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी समर्थकों को उम्मीद थी कि इससे दोनों के बीच की ये जो राजनीतिक रस्साकशी है वो रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कैप्टन के तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नापसंदगी के बावजूद सिद्धू का अध्यक्ष बनना उन्हें रास नहीं आया। उन्होंने अभी तक सार्वजनिक रूप से सिद्धू को कोई बधाई नहीं दी है। इधर नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ट्विटर पर कांग्रेस के केंद्रीय आला कमान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र तक नहीं किया। खबर यह भी आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 21 जुलाई को पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों को लंच पर बुलाया है, मगर सिद्धू को न्योता नहीं भेजा गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का जो दांव खेला है, क्या इससे पंजाब कांग्रेस में चल रहे उठापटक पर पूर्ण विराम लगता दिख रहा है? ये पूछा मैंने पंजाब की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले चंडीगढ़ बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट विपिन पब्बी से।
जी नहीं, मेरे ख्याल से तो ये पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एक नई तरह का प्रॉब्लम शुरू हो गई है। क्योंकि ये तो सबको जाहिर है, जग जाहिर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहते थे कि नवजोत सिद्धू बने, और पिछले 2-3 दिनों में बहुत ही हेक्टिक एक्टिविटीज चल रही थी, जिसके अंदर इन्होंने आज बल्कि राज्यसभा के जितने मेंबर्स थे या जितने भी एमपीज थे, उन्होंने आज जाकर सोनिया गांधी जी और बाकियों को मिलना था, और उसी तरह से एक मीटिंग बुलाई जा रही थी एमएलएस की। लेकिन उससे इस सब कुछ होने से पहले ही ये रात को डिसीजन इन्होंने अनाउंस कर दिया, तो इससे साफ जाहिर है कि आपस में सस्पिशन बहुत है, यानी कि ये मन मुटाव बहुत ज्यादा है इन दोनों ग्रुप्स के अंदर। अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके बारे में अपना कुछ वक्तव्य नहीं दिया है, और जो बाकी हैं जो लीडर्स वो भी आपस में अभी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं लगता कि कहानी का समापन हो गया है, बल्कि मेरे को लगता है कि विवाद और ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि कैप्टन और सिद्धू दोनों नेता कुछ दिन पहले एक दूसरे को सुहाते नहीं थे, अब सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो क्या दोनों साथ मिलकर काम कर पाएंगे? इसमें कितनी समस्याएं आएंगी, आपको क्या लगता है? इनमें इतना ज्यादा मनमुटाव बढ़ा हुआ है, और वो पिछले कुछ 2-1 महीने में तो ज्यादा ही बढ़ गया, क्योंकि जब से नवजोत सिद्धू ने बरगढ़ी कांड के बारे में बोलना शुरू किया और कई तरह के ट्वीट दिए, जिसके अंदर उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ बयान भी दिए, और इधर से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अड़े रहे कि मैं इनको प्रदेश कांग्रेस मुख्य नहीं बनाना चाहूंगा और ना मैं डिप्टी सीएम बनाना चाहूंगा। तो ये बड़ा ओपन में फाइट चल रही थी पिछले 2 महीने से। तो ये इसके अंदर कुछ वो नहीं हुआ है, क्योंकि कोई कमी नहीं आई है किसी तरह की, बल्कि ये जो अब बिल्कुल फॉर्मलाइज हो गया, जो इनका आपस में जो खींचतान थी, अब बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि कैप्टन की बात इन्होंने कांग्रेस हाईकमांड ने नहीं मानी है। एक तरह से उनको स्नब किया गया है। वो उनके बड़ी देर के चीफ मिनिस्टर से सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर हैं, और पिछले इलेक्शंस में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही लीड की थी कांग्रेस की विक्ट्री। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद, और जब इनके इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कि नवजोत सिद्धू ना बने, कोई और बन जाए, लेकिन उसी चीज को कांग्रेस हाईकमांड ने नकार दिया है। तो इसलिए कोई लगता नहीं कि आपस में दोनों एक दूसरे से अच्छे तालमेल के साथ बात कर सकेंगे। बल्कि मैं इतना भी पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि इवन परसों की बात है कि हरीश रावत जी आए थे यहाँ पर चंडीगढ़, और उन्होंने चाहा था कि ये एक बारी मुलाकात कर लें, नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह इकट्ठे एक बारी मुलाकात कर लें। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कह दिया कि नहीं, जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं इनसे मिलूंगा नहीं। विपिन जी, ये बताइए कि क्या अगले साल चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कैप्टन ही होंगे? क्या आलाकमान के पास कैप्टन से नाराजगी की कोई ठोस वजह है? और ये जो नया फॉर्मूला निकाला गया है, कहीं ये कैप्टन को किनारे लगाने की तैयारी तो नहीं है? देखिए कि कांग्रेस हाईकमांड ने और हरीश रावत जी ने खासतौर पर ये कहा था कि हमारा अगले जो मुख्यमंत्री का चेहरा वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही होंगे। ये उन्होंने काफी साफ इसके बारे में कहा था। लेकिन सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, स्थितियों में परिवर्तन आ गया है, और क्योंकि अब ये नवजोत सिद्धू कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं पंजाब के, तो जब टिकट वितरण के समय पे ये दिक्कत आएगी कि वो चाहेंगे कि उनके सपोर्टर्स को टिकट मिले, जो कि पिछले इलेक्शन में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो जिसको चाहा उसी को टिकट दी, कोई इंटरफेरेंस नहीं था। इस बारी नवजोत सिद्धू हैं जिनकी इंटरफेरेंस डेफिनेटली रहेगी, वो चाहेंगे कि उनके सपोर्टर्स को टिकट मिले। उसके ऊपर 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स भी लगा दिए हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ होगी। इसका मतलब ये सारी डाइल्यूशन हो जाएगी, और इसका जहां तक ये लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अपने सपोर्टर्स को शायद मेजॉरिटी ऑफ टिकट्स ना मिले। अगर वो मेजॉरिटी ऑफ टिकट्स नहीं मिलती, और अगर इलेक्शन के बाद कांग्रेस आती है पावर में, तो जो एमएलएस बनेंगे वो हो सकता है कि ज्यादा नवजोत सिद्धू और उनके ग्रुप वाले या एंटी अमरिंदर सिंह वाले जो हैं वो एमएलए हों। तो अगर वो फिर नहीं चाहेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर, तो हो सकता है वो ना भी बनाएं। लेकिन अभी तक का फॉर्मल डिसीजन जो कांग्रेस का है वो यही है कि ये हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। शुक्रिया विपिन पब्बी। बीते दिनों WHO ने पूरे विश्व में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर चेतावनी जारी की थी। कई देशों में मामले गंभीर बताए गए थे। इसमें ब्रिटेन में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर भी चिंता जताई गई थी। बावजूद इसके वहां लॉकडाउन में आज से छूट दी जा रही है, जिसको लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की आलोचना कर रहे हैं।
कल हुए ग्लोबल वर्चुअल समिट में भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों और सरकारी सलाहकारों ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी। साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि यूके की पॉलिसी सिर्फ यूके को ही नहीं बल्कि सभी देशों को प्रभावित करती है। ऐसे में ब्रिटेन में कोरोना की मौजूदा स्थिति क्या है और वहां किस तरह की ढील दी जा रही है, पूछा मैंने यूनाइटेड किंगडम के नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत डॉक्टर अविरल वत्स से। जी, ब्रिटेन में देखिए कोरोना की स्थिति कुछ ऐसी है कि हालांकि 70% से ऊपर डबल डोज वैक्सीनेशन हो चुकी है, लेकिन केसेस जो हैं अभी डेल्टा वेरिएंट के वो भी अभी बढ़ रहे हैं और काफ़ी जो है इन्फेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स जो हैं वो कम है। तो इसके चलते जो सरकार है उन्होंने आज से ये शुरू कर दिया है कि जो मास्क और 2 मीटर का डिस्टेंस है वो भी ख़त्म कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब जो पुरानी स्थिति थी जिसमें आप कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कोई मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो ढील है वो शुरू कर दी है। ये हमें ज़रूर याद रखना चाहिए कि इससे पहले ये नहीं था कि लॉकडाउन चल रहा था। इससे पहले भी बहुत ही मिनिमल रिस्ट्रिक्शंस थी और मास्क और 2 मीटर का डिस्टेंस जो था वो चल रहा था और पब्स और लेट नाइट जो इवेंट्स होते हैं उन पे थोड़ी पाबंदी थी, वरना हम देख ही रहे थे कि मैचेस और काज और वो सब तो चल ही रहा था। लेकिन अब वो जो मास्क और 2 मीटर का डिस्टेंस है वो भी सरकार ने बंद कर दिया है। डॉक्टर साहब, ये जो ढील दी जा रही है इस पर एक्सपर्ट्स की चिंता क्या है और इससे पूरी दुनिया पर किस तरह का असर पड़ सकता है? जी, इसके चलते चिंताएं काफ़ी हैं। एक्सपर्ट्स काफ़ी देर से कह रहे थे, कुछ हफ्तों से एक्चुअली, कि ये हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी जो वैक्सीनेशन है वो 80-90% नहीं हुई है और अभी भी लोग हैं जो वल्नरेबल हैं इन्फेक्शन के और उनमें हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स हो सकती हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं। तो ये पहला कारण था। दूसरा ये भी है कि जब हम ऐसे वायरस को फैलने देंगे और हमें कई लोग हैं जो अभी वल्नरेबल रहेंगे तो उसके चलते वायरस म्यूटेट कर सकती है और जब वो वैक्सीन की वॉल को हिट करेगी तो उस हिसाब से कहीं दूसरा ऐसा कोई म्यूटेशन ना कर ले कि वो वैक्सीन को इवेड करना शुरू कर दे, उससे बचकर निकलना शुरू कर दे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस खतरे से हम बचें। और ये दुनिया भर के लिए ये खतरा इसलिए भी है कि अगर ऐसा वेरिएंट आता है जो वैक्सीन से बच के निकल जाता है तब हमें और भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण था। और दूसरा ये था कि जब हम ऐसे ढील देते हैं तो बहुत लोग हैं जो संक्रमित होंगे और हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड जो सिचुएशन है इन संक्रमण के बाद वो भी बहुत लोगों में पाई जा रही है और उसमें यंगस्टर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसके हमें अभी पूरे जो असर हैं वो मालूम भी नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीज़ ओवरलोड जो है हेल्थ सिस्टम के ऊपर, लोगों के ऊपर, वो उससे बचने के लिए अभी हमें वैक्सीनेशन कर लेनी चाहिए थी और संक्रमण को जितना हो सके रोकना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि अगर हमारे पास आने वाले सालों में मिलियंस में ऐसे पेशेंट होंगे जो लॉन्ग कोविड से सफ़र कर रहे होंगे तब वो उनकी सेहत पे बहुत बुरा असर करेगा, NHS या हेल्थ सिस्टम्स पे बुरा असर करेगा, इकोनॉमी पे इन द लॉन्ग रन बहुत बुरा असर करेगा। तो उससे बचने के लिए भी बात हो रही थी कि हमें अभी नहीं खोलना चाहिए। तो ये बड़े चिंता के विषय। और लास्टली एक ये है कि यूके की लीड लेकर कि यूके ऐसा कर रहा है, बहुत ऐसे देश हैं जो वही करना शुरू कर देंगे और जो बेसिक नेसेसिटी है वैक्सीनेशन की उसको वो बैक बर्नर पर डालकर वो भी अपने देश खोल देंगे। ये देखा जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। और यूके एक बहुत बड़ा हब है ट्रैवलर्स का, जो पूरे दुनिया में जाते हैं, वो लंदन यूके से होकर बहुत जनता जाती है। तो वो एक सोर्स ऑफ स्प्रेड भी बन सकता है अगर ऐसे वेरिएंट्स आते हैं जो वैक्सीन को इवेट करें। तो ये ऐसी कई चिंताएं हैं जो एक्सपर्ट्स ने जताई हैं जिसका असर सिर्फ यूके पर ही नहीं पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। शुक्रिया डॉक्टर वत्स। बरसात थम चुकी है मगर हर शजर के पास, शजर यानी कि पेड़, बरसात थम चुकी है मगर हर शजर के पास, इतना तो है कि आपका दामन भिगो सके। तो बारिश का जब भी जिक्र होता है हमारे जहन में उसकी ऐसी ही फैंटेसाइजिंग तस्वीरें बनती हैं। बारिश में भीगते हुए गाना गाना, खिड़की से हाथ फैलाकर हथेलियों पर गिरती बूंदों को महसूस करना या फिर चाय पकौड़ों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े तबके के लिए बारिश हर साल मुसीबतों का अंबार लेकर आती है। सड़कें पानी में डूब जाती हैं, बिजली गुप हो जाती है, घरों में पानी घुस जाता है, ट्रेन की पटरियां तक डूब जाती हैं और अक्सर मौसम विभाग को ऐसे में रेड अलर्ट जारी करना पड़ता है।
इस बार भी मुंबई में तेज बारिश के बाद मौसम विभाग ने 24 घंटे का रेड अलर्ट घोषित कर दिया। मुंबई में बारिश और लैंडस्लाइड ने जबरदस्त तबाही मचाई। मरने वालों का आंकड़ा अब 32 हो चुका है। सिर्फ चेंबूर के हादसे में 19 लोगों की मौत हुई है, जहां पहाड़ का मलबा गिरा था। कुल 5 हादसे हुए हैं। शनिवार रात 11 बजे बारिश हुई थी और रविवार को भी जारी रही। इस दौरान भांडुप में 1, विक्रोली में 10, अंधेरी वेस्ट में 1 और कांदीवली ईस्ट में भी 1 मौत हुई। सवाल यह है कि आखिर बारिश का इतना प्रकोप हर साल मुंबई में ही क्यों देखने सुनने को मिलता है? क्या इसकी वजह मुंबई की जियोग्राफिकल लोकेशन है या फिर इसकी कोई और वजह है? जानने के लिए मैंने बात की मुंबई से आज तक रिपोर्टर मुस्तफ़ा शेख से। जी, इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी एक महत्व है, क्योंकि मुंबई एक तरह से कोंकण रीजन में ही आता है, वेस्टर्न घाट्स के पास आता है, महाराष्ट्र के इलाके में समुद्री तट है मुंबई को लगकर काफी ज्यादा। तो बारिश का आना ये तो एक काफी नेचुरल चीज है। दूसरा, इसमें ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 5 से 7 आइलैंड्स हुआ करते थे, जिसको मिलाकर मुंबई सिटी को बनाया गया था। अब यहाँ के जो बीएमसी के सीनियर अफसर हैं वो ये कहते हैं कि 300 mm से ज्यादा अगर बारिश होती है 1 से 2 घंटे के दौरान, तो जो ड्रेनेज सिस्टम है उनकी कैपेसिटी उससे ज्यादा नहीं है और इसीलिए कई इलाकों में पानी भर सकता है। और मुंबई शहर में भी अगर आप देखें तो हमारे पास जो नाम सामने आते हैं, हिंद माता, सायन, कुर्ला, तो एक रिपीटेड लो लाइंग एरियाज हैं जिनमें पानी भरता है। तो ये भी गौरतलब के कुछ लो लाइंग एरियाज भी हैं मुंबई में, सौसर की तरह है, जैसे कप सौसर होते हैं, तो वहां पर क्योंकि वो निचले इलाके हैं वहां पर पानी थोड़ी सी बारिश में भी भर जाता है। मुस्तफ़ा, हर बार बारिश से डील करने में मुंबई नाकाम क्यों हो जाती है? वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के साथ क्या दिक्कतें हैं? जी बिल्कुल, ये ड्रेनेज सिस्टम काफी पुराने हैं। इन ड्रेनेज सिस्टम्स को रिपेयर करने की जरूरत है। कई सालों से वो प्रोजेक्ट पेंडिंग है। मुंबई एकमेव सिटी ऐसी भी है पूरे देश में जहां पर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं स्पेशली पानी को समंदर में पंप आउट करने के लिए। लेकिन जो हाई टाइड होती है समंदर में, तब ये पंपिंग स्टेशन काम नहीं आते हैं। तो बिल्कुल मुंबई के अगर बढ़ते डेवलपमेंट को देखिए, आज भी यहाँ पर टावर्स और हाई राइजेस हो रहे हैं, लोग रहने के लिए आ रहे हैं, तो फंड्स की बीएमसी के पास कोई कमी नहीं है। एशिया में रिचेस्ट सिविक बॉडी मानी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हमेशा डिलेड होता है। और इसीलिए मुंबई में भी आप कहें कि पंपिंग स्टेशन हो या बाकी के जो ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव करने के प्लान्स हैं, ये सारे प्लान्स ऑन पेपर तो हैं, लेकिन कोई ना कोई ब्यूरोक्रेटिक वजह से या पॉलिटिकल वजह से ये प्रोजेक्ट्स टाइम पे इफिशिएंटली कंप्लीट नहीं हो पाते। और यही एक बड़ा कारण है कि मुंबई को जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की जरूरत है वो नहीं मिल पा रहा। तो सिविक एपिटी जो वर्ड है वो इस बात के लिए सही रहेगा। कहीं ना कहीं उस तरीके से अगर उस लिहाज से देखें आप, तो मुंबई को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी अपडेट करने की उतनी ज्यादा जरूरत है, जो कि कहीं ना कहीं अब तक नहीं हो पा रहा। शुक्रिया मुस्तफ़ा। आपका फोन वो खिड़की है जो हर वक्त खुली रहती है, जहां से घुसकर आपकी सुरक्षा, आपकी निजता में बड़ी आसानी से सेंध लगाई जा सकती है। टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ ये खिड़की भी और बड़ी होती जा रही है, जहां से अब और ज़्यादा वायरस और मैलवेयर आने का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में एक बार फिर इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस पर कई लोगों की जासूसी करने का मामला सामने आया है। अब क्योंकि स्मार्टफोन इंटरनेट से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, तो ऐसे में उनमें ये दिक्कत तो ज़्यादा है ही, लेकिन इन दिनों मैलवेयर या वायरस सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए नहीं बल्कि मैसेजेस के ज़रिए भी आ रहे हैं। तो अगर आप फीचर फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी हमारी सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है। ये पूछा मैंने आज तक रेडियो में टेक और साइबर क्राइम से जुड़ी खबरों पर नज़र रखने वाले जर्नलिस्ट मुंजीर अहमद से। वो मैसेज वो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी है बेसिकली, कि मैसेज भेज करके वो कुछ कोड एग्जीक्यूट करा करके उनका एक्सेस लेना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। अब फीचर फोन में मैं उन फीचर फोन को फीचर फोन में रखता हूँ जिनमें सेल्फी कैमरा ना हो, है ना, तो उनमें कैमरा का कोई रहेगा ही नहीं, तो कोई एक्सेस भी नहीं ले पाएगा। माइक्रोफोन होते हैं बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा ट्वीक किया जा सकता है। और हाँ, अगर फीचर फोन किसी के हाथ में चला जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फीचर फोन है जिसे कोई यूज कर रहा है, तो उसमें वो कुछ ऐसी चीजें कर सकता है जिससे हैक माना जा सकता है कि चलो आपने हैक कर लिया, क्योंकि थोड़ा बहुत तो गुंजाइश उसमें भी होती है।
लेकिन ये भी तो देखिए कि फीचर फोन के पास जाने की जरूरत पड़ रही है, फिजिकल एक्सेस की जरूरत हो रही है, लेकिन स्मार्टफोन के साथ ऐसा नहीं है। मिलो दूर बैठा बंदा कोई भी कहीं भी किसी के फोन में कुछ भी इंजेक्ट कर सकता है। मुंजीर, क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में हम खुद को टेक्नोलॉजी में भी पीछे ना रखें और इस तरह की सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? कहा जाता है कि प्राइवेसी मिथ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, खासकर भारत जैसे मुल्क के लिए, क्योंकि लोगों को पहले तो समझना पड़ेगा कि प्राइवेसी क्या है। वो प्राइवेसी मिथ वो लोग कहते हैं जो सबसे ऊपर बैठे हुए होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काफी प्राइवेट होते हैं और जनता में बोलते चलते हैं कि प्राइवेसी इज मिथ। बट प्राइवेसी एक बहुत बड़ी चीज है, तालमेल बिठाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप वही वाली बात हो गई कि आपका पैर भीग गया है तो आप पूरा नहा ही क्यों ना ले। वही बात है, हो सकता है कि आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी कई बार कॉम्प्रोमाइज कहीं हो चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीजें भी आप छोड़ दें खुला। तो है, एन्क्रिप्शन के कई सारे ऑप्शंस हैं और प्राइवेसी के साथ भी आप बने रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई और सब आपका पब्लिक हो गया, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं, वो लोगों को वैसे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि प्राइवेसी बरकरार रहे, बट ऐसा किया जा सकता है और होता भी है। अच्छा मुंजीर, किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए ये हम अक्सर बताते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर लगे हाथ बता ही दीजिए कि किस तरह खुद की सिक्योरिटी को, सेफ्टी को बचाए रखने के लिए, इसके लिए हमें किन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है? कुछ थंब रूल्स हैं, जैसे अब पेगासुस को ही ले लीजिए, आप कोई भी मेलवेयर को ले लीजिए, तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपके फोन में इसी तरीके से आते हैं कि आपने कहीं ना कहीं कुछ मैसेज को क्लिक किया है, अटैचमेंट खोले हैं, या फिर कहीं कॉल लगा दी है, या फिर किसी ओपन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया है। कुछ तो ऐसा किया है जिससे वो आपका जो भी मेलवेयर है वो आपके फोन में आया है या आपके कंप्यूटर में आया है। अब हो सकता है कि वो एक वेबसाइट ओपन करने से भी वो हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर एग्जांपल xyz.com आपने ओपन किया और हो सकता है कि आपका डेटा वहीं से चोरी हो गया। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे फोन में बेसिक सिक्योरिटी होती है कि कोई भी हार्मफुल वेबसाइट पे जाते हैं तो एक वार्निंग दे देता है कि ये वेबसाइट हार्मफुल है, क्या अभी भी आप जाना चाहते हैं? तो उसको देख करके आप डर जाएं। दूसरी चीज, ईमेल पे जो भी अटैचमेंट्स आते हैं जो अननोन ईमेल से आते हैं, बिल्कुल ना खोलें। खोल करके एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं कि देखा जाए क्या आया है, कौन आया। लॉटरी टाइप के जो होते हैं, या फिर कई तरह के लिंक्स आते हैं कि इतना छूट मिल रही है, अमेजोन पे है, अमेजोन जैसा ऐप बना करके किसी तरीके का। तो कई सारी चीजें हैं, जो भी लगे कि थोड़ा सा भी जिस पर संदेह है किसी भी इंटरनेट की चीज पर, चाहे वो लिंक हो, चाहे फोटो हो, चाहे वीडियो हो, तो उसे ओपन ना करें। और रिपोर्ट, हर सर्विस पे एक रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, रिपोर्ट कर दें। रिपोर्ट एज ट्रोजन या फिर वायरस, ऐसे करके कुछ भी कर दें। तो ये बेसिक चीजें जो लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो ये था आज का दिन भर। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन चलने से पहले जिक्र करना चाहता हूं मशहूर गीतकार और कवि गोपाल दास नीरज का, और वो इसलिए क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। हिंदी साहित्य और सिनेमा को अनूठे और खूबसूरत गीतों से नवाजने वाले गोपाल दास नीरज साहब का इंतकाल 2018 को आज ही के दिन हुआ था, दिल्ली के एम्स में। तो उनकी एक मशहूर कविता के जरिए उन्हें याद करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हम तक अपना कोई सवाल, कोई राय या कोई शिकायत पहुंचानी है तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। और इस शो के प्रोड्यूसर थे अमन गुप्ता और साउंड डिज़ाइन किया है हमारे दोस्त कपिल देव सिंह ने, और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। बदन पे जिसकी शराफत का पैरहन देखा, वो आदमी भी यहाँ हमने बदचलन देखा। खरीदने को जिसे कम थी दौलते दुनिया, किसी कबीर की मुट्ठी में वो रतन देखा। बड़ा न छोटा कोई फर्क बस नजर का है, सभी पे चलते समय एक सा कफन देखा। ज़बां है और बयां और उसका मतलब और, अजीब आज की दुनिया का व्याकरण देखा। लुटेरे डाकू भी अपने पे नाज करने लगे, उन्होंने आज जो संतों का आचरण देखा। जो सादगी है कुहन में हमारे ए नीरज, किसी पे और भी क्या ऐसा बाकपन देखा। ये गजल थी गोपाल दास नीरज की। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो।
भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।